चलिए देखिए हाँ, तो हम लोगों ने जो कल बात किया था उसमें एक तो हम लोगों ने बात किया था संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ा सबने? देखिए यहाँ पर जब हम लोग संसदीय व अध्यक्षात्मक दोनों शासन व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, तो बस हमको एक बात ये बता दीजिए कि इसके बीच में जो वर्गीकरण का आधार था वो आधार क्या था। ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, कल की पूरी क्लास आप लोगों ने किया है, तो सिर्फ हमको एक बात बता दीजिए इसके वर्गीकरण का आधार क्या था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम लोग बात करने चलेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, उसके लिए भी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो शासन प्रणालियों में वितरण हो रहा है या उसका बंटवारा हो रहा है तो उसके पीछे आधार क्या है। और हाँ, विधायिका और उसके साथ क्या है, कार्यपालिका है। ठीक है, तो विधायिका और कार्यपालिका को लेकर हम लोग क्या कह सकते हैं, वहां पे जो हम लोगों ने बात किया था उसमें बात किया था विधायिका व कार्यपालिका। ठीक है, इन दोनों को लेकर दो चीज ध्यान रखिएगा। एक तो दोनों के मध्य संबंध क्या है, दोनों के मध्य संबंध क्या है, अर्थात दोनों के मध्य संबंध का आधार किस तरह से तैयार हो रहा है, और दूसरा दोनों की कार्य प्रणाली क्या है। अगर आप इस दो विषय को छोड़ भी देते हैं, ध्यान से उतर भी जाता है कि संबंध और कार्य प्रणाली के आधार पर, तो भी ये जरूर ध्यान रखिएगा कि विधायिका और कार्यपालिका से रिलेटेड संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संबंधित है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं पर आपको फंसाएगा। ठीक है, अब आज जो हम लोग बात करने चल रहे हैं, तो आज हम लोग बात करने चल रहे हैं किस पर, आज हम लोग बात करेंगे संघात्मक शासन प्रणाली व एकात्मक शासन प्रणाली। और जिस तरह से कल की क्लास में आपने देखा कि उन दोनों के मध्य वर्गीकरण का एक आधार तैयार हुआ था, उसी तरह से यहां पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली है, इसके बीच में वर्गीकरण का आधार क्या है, क्या है, ध्यान रखिएगा। यहां पर केंद्र व राज्य सरकार के मध्य शक्ति का पृथक्करण। यहां पर आपके सामने कौन कौन से नए शब्द आ रहे हैं। एक तो देखिए यहां पर एक सरकार आ गई केंद्र सरकार, दूसरी आ गई राज्य सरकार। अभी एक एक चीज पर हम लोग बात करेंगे। मैं ये कल भी कहा था कि मान के चलता हूं आपको कुछ भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि केंद्र सरकार क्या होती है, राज्य सरकार क्या होती है, सब पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर नए शब्द आपके लिए क्या आ गए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और फिर एक क्या आ गया, शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या हो गया, इसे मान लीजिए कि एक हो गया ये राष्ट्र, एक राज्य हो गया, स्टेट पॉलिटी के सेंस में, ठीक है, या एक देश कह लीजिए सरल भाषा में। और हमने मान लिया कि देखिए प्रत्येक जो देश होता है वो क्या होता है, कुछ छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बटा होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग इसी को कह देते हैं प्रांत। ठीक है, आप अपनी भाषा शैली में इसको राज्य कहते हैं, लेकिन आपको पहले के दिन की क्लास में बता दिए थे कि राज्य का संदर्भ जो होता है वो पॉलिटी के सेंस में थोड़ा भिन्न होता है, जहां पर अपनी संप्रभुता का आधार तैयार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये प्रांत हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया राष्ट्र। ठीक है, केंद्र सरकार हम किसे कहेंगे, तो केंद्र सरकार वो सरकार होगी जो क्या करेगा, पूरे राष्ट्र पर शासन करेगी। अगर कोई सरकार ऐसी है जो पूरे राष्ट्र पर शासन कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। लेकिन इससे विपरीत आप देखेंगे कि कुछ जो सरकार की व्यवस्थाएं होंगी क्या होंगी, उसका सीमा क्या होगा, केवल अपने राज्य या प्रांत के स्तर तक सीमित होगा। वो प्रत्येक प्रांतों का अपना भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, अगर किसी एक विशेष प्रांत की हम लोग बात करें, यहां पर जो सरकार चल रही होगी उसे हम लोग क्या कह देंगे, उसे हम लोग कह देंगे राज्य सरकार।
उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे हम लोग भारत की बात करते हैं तो आपने भारत सरकार के बारे में सुना। भारत सरकार जब भी आप शब्द सुनते हैं इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये आपका केंद्र सरकार की बात होगी, या इसी को हम लोग संघीय शासन व्यवस्था कहेंगे। ठीक है। और जब कहीं एक प्रांत की बात करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करेंगे, यहां पर जो स्थानीय स्तर पर सरकार चल रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग राज्य सरकार कहेंगे। ठीक है। और अब यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मध्य क्या शक्ति का पृथक्करण किस तरह से हो रहा है, उसी आधार पर संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली का निर्धारण होगा। ठीक है। अब इसको एक छोटे से उदाहरण समझिए पहले, किस प्रकार के संबंध स्थापित हो सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक परिवार है, ठीक है, और इस परिवार के क्या है, एक मुखिया है। मुखिया यानी यहाँ पर गार्जियन है। हम मान लेते हैं परिवार के मुखिया जो है वो कौन है, पिताजी है। ठीक है। अब यहाँ पिताजी के मान लेते हैं कि ये 3 क्या हैं, इनके बच्चे हैं, संतान है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो समानता का भाव होता है उसको स्थापित करते चलेंगे, इसलिए लड़का या लड़की की बात नहीं करेंगे। तो परिवार में क्या है, एक मुखिया है जिसको लोग पिताजी मान लेते हैं, और यहाँ पर इनकी 3 संतानें हैं। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये संतान जो हैं वो क्या है, अविवाहित हैं। अब जरा बताइए इनके ऊपर जो पूरा नियंत्रण होगा वो किसका होगा, संपूर्ण नियंत्रण किसका होगा। मान लेते हैं एक आदर्श परिवार है तो मुखिया का होगा, पिताजी का होगा। इसका मतलब अगर आपसे मैं बात करूं तो यहां पर इसकी संप्रभुता होगी, लेकिन क्या इसकी संप्रभुता होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसे तो अपने स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है नहीं। ठीक है। अब हम दूसरे संदर्भ में बात कर लेते हैं। हम इसी को एक दूसरे उदाहरण समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो तीनों संतान हैं, अब ये क्या हैं, ये विवाहित हैं। विवाहित हैं, तीनों को एक हम इकाई के रूप में मान के चल रहे हैं, क्योंकि जब आप राज्य से तुलना करेंगे तो प्रांत एक तो होगा नहीं, कई होगा। ठीक है। अब बताइए विवाहित हैं तो क्या इनको अपना कुछ निर्णय लेने का अधिकार होगा कि नहीं होगा, कुछ तो निर्णय लेने का अधिकार होगा, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, उनके भी अपने परिवार हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम कहें संपूर्ण संप्रभुता अगर नहीं भी है तो भी काफी हद तक कुछ विशेष विषयों पर उनकी संप्रभुता काम करेगी, जहां पर वो जो निर्णय लेना चाहेंगे वो निर्णय लेंगे। ठीक है। इसका मतलब यहां पर इनकी क्या है, अपनी संप्रभुता है। फिलहाल हम संपूर्ण संप्रभुता की बात नहीं कर रहे। अब एक तीसरी स्थिति लेकर के आते हैं। तो तीसरी स्थिति में मान लेते हैं कि अब एक परिवार है और वो क्या है, अलगाव के दौर से गुजर रहा है। क्या कहते हैं आप लोग, पटीदार हो गए हैं, नहीं, दयाद हो गए हैं। दयाद होते हैं ना, तो दयाद हो गए हैं। ठीक है। अब जरा ये बताइए, जब दयाद हो गए हैं तो इनके ऊपर ये जो मुखिया थे, अब तो दयाद होने का मतलब सब अलग अलग हो गए हैं, तो क्या इनका कोई भी नियंत्रण चलेगा। और दयाद भी ऐसे कि 36 का आंकड़ा वाला हो, कोई नियंत्रण चलेगा, नहीं चलेगा। अगर कोई नियंत्रण नहीं चलेगा तो बताइए कि ये संघीय व्यवस्था में यानी एक पारिवारिक व्यवस्था में जुड़े क्यों रहेंगे। तब तो क्या हो गए, ये निकल करके क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। और अगर कोई भी एक संघीय व्यवस्था से निकलकर स्वतंत्र हो गया और संप्रभुता भी रखा है तो ऐसी स्थिति में तो आप उसे एक स्वतंत्र राज्य कह देंगे। इसका मतलब वो तो अपने आप में एक देश हो जाएगा, तब वो प्रांत रहेगा कहां। अब यहां पर मैंने 3 स्थिति बताई। एक स्थिति आपको बताई जहां पर आप देखेंगे जो छोटी इकाई है, इस छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। अब आइए, ये तो ऐसे व्यवहारिक बात हो गई। अब हम लोग छोटी इकाई को क्या कह दिए, प्रांत कह दिए, और सारे प्रांतों पर जो नियंत्रण कर रहा था उसे हम लोगों ने क्या कह दिया, केंद्र कह दिया। और इन्हीं दोनों के संबंध हमको देखना है। ठीक है। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था वो होता है जिसमें प्रांत और केंद्र दोनों में जो शक्ति का पृथक्करण होता है, शक्ति का पृथक्करण होता है, वो बराबर बराबर होता है। मतलब ऐसी स्थिति में केंद्र और सरकार ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार की शक्तियां क्या होती है, बिल्कुल समान होती हैं, बराबर होती हैं। किसी को आप कम या ज्यादा नहीं कह सकते। ठीक है। अगर दोनों की शक्तियां समान हैं तो प्रांत की अपनी संप्रभुता होगी और केंद्र की अपनी संप्रभुता होगी।
भले ही क्या है वो एक इकाई में बटे होंगे, लेकिन इसकी स्वतंत्र संप्रभुता होगी और इसकी स्वतंत्र संप्रभुता होगी। ऐसे में आपको कितनी संप्रभुता दिखाई दे रही है? कितनी संप्रभुता दिखाई दे रही है? 2 संप्रभुता है। केंद्र की या संघ की अपनी अलग संप्रभुता है और प्रांत की अपनी अलग संप्रभुता है। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज, संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है? द्वैध संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है। 2 स्तर पर सरकार चलती है और दोनों ही सरकारों की अपनी क्या होती है? स्वतंत्र संप्रभुता होती है। ये बात समझ आई? देखिए, यही से क्या होगा, अब एकात्मक शासन प्रणाली को भी एक मोटे आधार पर समझ लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे करके उससे कई पॉइंट निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो उसमें क्या होता है? एकात्मक शासन प्रणाली, इसमें क्या होगा? इसमें जो संघीय सरकार होगा पूरे राष्ट्र का, संघीय सरकार, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? केंद्र सरकार, और इसके अंदर जो प्रांतीय सरकार होगा, तो संघीय सरकार की तो अपनी संप्रभुता होगी, लेकिन प्रांतीय सरकार की अपनी संप्रभुता नहीं है। ये कैसा है? ये एक अविवाहित बच्चे जैसा है, जहां पर पूरे मुखिया के नियंत्रण में रहेगा और इसे अपने प्रांत में जो भी यहां पर सरकार होगी केवल उतना ही कार्य करने का अधिकार होगा जितना कि संघीय सरकार उसे कार्य करने की अनुमति देगा या शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो एकात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें जो प्रांतीय सरकार होती है वो संघीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, एक अभिकर्ता के रूप में काम करता है, या इसी को हम लोग कह देते हैं एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो जरा हमको बताइए, एकात्मक शासन प्रणाली में कितनी संप्रभुता लागू हो रही है? कितनी संप्रभुता लागू हो रही है? 1। तो सबसे बड़ा अंतर क्या निकल के आएगा कि संघात्मक शासन प्रणाली में द्वैध संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में एक संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, अब हम लोग दोनों ही स्तर पर बातों को समझने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा अंतर देखते चलेंगे। एक हम लोग मानते चलते हैं ये संघात्मक शासन प्रणाली हो गया, संघात्मक शासन प्रणाली, और ये कैसा हो गया? एकात्मक शासन प्रणाली। अब सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है? आपको फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि संघीय ना करके हम कहेंगे संघात्मक शासन प्रणाली में द्वैध संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है। द्वैध संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? यहां पर एक संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है। इतनी बात सुनाई? अब दूसरे स्तर पर हम कहें, अगर हम कहेंगे कि द्वैध संप्रभुता का सिद्धांत लागू होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि केंद्र सरकार व प्रांत सरकार के मध्य शक्ति का पृथक्करण बराबर बराबर होता है। यहां पर न तो केंद्र सरकार बड़ी होती है न प्रांत सरकार बड़ी होती है, और दोनों की अपनी क्या है? संप्रभुता। अभी हम लोग उदाहरण पर आएंगे, अभी हम लोग अमेरिका जैसा देश देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में संघात्मक शासन प्रणाली कैसे कार्य करता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में संपूर्ण शक्ति किसके पास होती है? संघीय सरकार के पास होती है, यानी केंद्रीय सरकार के पास होती है, जबकि जो प्रांतीय सरकार होता है वो एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। मतलब संघीय सरकार की एक सहायक भूमिका निभाता है और संघीय सरकार जितने कार्य करने की उसको अनुमति या इजाजत दिया होता है, शक्ति प्रदान करता है, उतना ही करता है। यहां पर क्यों बात आ रही है इस तरह की? क्योंकि जब शक्ति का पृथक्करण हो रहा है, शक्ति का बंटवारा हो रहा है, तो शक्ति के पृथक्करण का अधिकार कौन देता है?
संघीय सरकार को सारी शक्ति होगी या प्रांतीय सरकार को होगी या दोनों में बराबर बराबर बटेंगे, इसका अधिकार कौन देगा? हम देंगे, आप देंगे, जो सरकार बनाएगा वो देगा। कौन देगा? फर्स्ट डे की क्लास याद करिए। सरकार कैसे चलती है? सरकार कैसे चलती है? सरकार संवैधानिक व्यवस्था से चलती है। जो संविधान शक्ति देगा उसी के अनुसार सरकार कार्य करेगी। तो ये शक्ति दे कौन रहा है? शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान दे रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, आइए अगले पॉइंट पे बात करें। तो चूंकि ये शक्ति जो है वो संविधान प्रदान कर रहा है, इसलिए आप जानते हैं कि भाई देखिए, अगर केंद्र सरकार और प्रांत सरकार के मध्य कभी भी किसी भी विषय पर एक तरह से टकराव की स्थिति आएगी, तो ये निपटारा कैसे होगा कि इस कार्य को करने की शक्ति मेरे पास है या आपके पास है या दोनों लोगों की अपनी स्वतंत्र शक्तियां हैं। इस निपटारे के लिए क्या होगा? एक लिखित संविधान होना जरूरी है। हम आप कोई भी बातचीत करते हैं तो बात से पलटने में समय नहीं लगता है ना। कल हम लोग के बीच में कोई बात होगा, आपस में एक सहमति बन गई और हो सकता है उसके अगले ही दिन क्या हो, मैं अपनी बात से पलट जाऊं या आप अपनी बात से पलट जाए, या हम लोगों की बातों के बीच में ऐसा मतभेद उत्पन्न हो जाए कि स्पष्ट ही ना हो जाए कि समझौता किस चीज पे हुआ था। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते, महीने या एक साल में जब इतना परिवर्तन आ सकता है, तो देश तो हजारों लाखों साल के लिए एक कल्पना करके चलता है। सोचिए 50 साल बाद किसको याद रहेगा किसने क्या कहा था? 100 साल बाद किसको याद रहेगा किसने क्या कहा था? तो इसीलिए लिखित दस्तावेज तैयार होता है, और उसी लिखित दस्तावेज को क्या है? आप लिखित संविधान कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी संघात्मक शासन प्रणाली होगी वहां पर कैसा संविधान होगा? एक लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान होगा। जबकि अगर कहीं पर एकात्मक शासन प्रणाली है तो उसमें सारी शक्ति तो ऑलरेडी संघीय सरकार के पास है, इसलिए जरूरी नहीं है कि शक्ति का वहां पर स्पष्ट पृथक्करण या बंटवारा किया जाए। तो ऐसी स्थिति में लिखित संविधान होना जरूरी नहीं, हो सकता है पर ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो लिखित संविधान होना जरूरी नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि आज अगर संविधान को लिख दिया गया, लिखित संविधान है, आज संविधान को लिख दिया गया, कुछ विशेष लोग जो होते हैं वो बैठ करके संविधान का एक तरह से हम कह सकते हैं लिपिबद्धता कर देते हैं। मान लीजिए वो नहीं रहे, तब क्या होगा? अगले 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद जो सरकार में वो बैठ करके अपना संविधान लिखना चालू कर दे, छोटे छोटे परिवर्तन करके वहां पर शक्ति इतना ज्यादा अपनी कर ले कि फिर भविष्य में उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो और अपने आप को क्या है, हमेशा एक शासक स्तर पर बनाकर रखें। इसलिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी लिखित संविधान होता है वहां पर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी होती है? अत्यंत कठोर होती है, अत्यंत कठोर होती है, ठीक है। जबकि यहां पर क्या होगा? यहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जटिलता की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है पर नहीं भी होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो जो सरकार है वो सरकार क्या करेगी? अपने अनुरूप अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी। तो इस संविधान ने पहले ही कह के रखा है कि सारा कार्य आप करेंगे, और प्रांतों के साथ कोई उनके टकरार भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रांत को उन्हीं के अधीन होकर काम करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आई? अब अगली पॉइंट अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर ये तो आपने देख लिया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी? अत्यंत कठोर होगी, ठीक है। इसके बावजूद कभी कभी कुछ विषय इतने जटिल होते हैं कि हो सकता है लिखा गया हो, जहां पर बता दिया गया हो कि यह शक्ति प्रांत के पास रहेगी या संघ के पास रहेगी, या दोनों में से किस परिस्थितियों में दोनों ही शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसके बावजूद कभी टकरार हो जाए, अब उस टकरार का निपटारा कौन करेगा? किसी भी विषय पर अगर दोनों के मध्य टकरार हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? न्यायालय करेगा। तो क्या ऐसा न्यायालय जो संघ के अधीन होकर काम करेगा वो प्रांतों के साथ न्याय कर पाएगा? क्या ऐसा न्यायालय जो प्रांत के अधीन होकर काम करेगा वो संघीय सरकार के साथ न्यायालय कर पाएगा?
इसीलिए आप शब्द सुनते हैं और क्या कहते हैं कि जहां कहीं भी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर स्वतंत्र व निष्पक्ष क्या होता है, न्यायपालिका होती है। अच्छा, जिसको ये बातें नहीं समझ में आती हैं तो एक झलक में पढ़ते या सुनते समय लगता है अरे यार न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं होगा तो न्यायपालिका का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका की निष्पक्षता का मतलब ये होता है कि ये केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार के अधीन होकर काम नहीं करेगा, दोनों से स्वतंत्र रहेगा। जैसे कि भारत की व्यवस्था में आप देखिए तो भारत में हमेशा क्या है, सरकार से भिन्न अंग में न्यायपालिका को रखा गया है और इसीलिए रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार के अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है या मतभेद होता है तो वहां पर स्वतंत्र व निष्पक्ष जो है निर्णय लिया जा सके। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सेम चीज निकल करके आएगा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय होने की कोई भी अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, इसका अगर सुप्रीम कोर्ट वहां पर संघीय व्यवस्था के साथ होकर चलता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारी शक्ति तो उनके पास है ही। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने एक बात और क्या कहा है, हम लोगों ने एक बात कहा कि जो संविधान होगा उस संविधान में शक्ति का पृथक्करण होगा। शक्ति का पृथक्करण कैसे करेंगे, तो संविधान में सूचियां होती हैं। किस प्रकार की सूची, एक आप देखेंगे तो इसे हम कहते हैं संघीय सूची होता है, दूसरा कैसा होता है, प्रांतीय सूची होता है। संघीय सूची में उस विषय का उल्लेख किया जाता है जिस पर संघ सरकार को शक्ति प्रदान की जाती है, और प्रांतीय सूची में उस विषय का उल्लेख होता है जिस पर प्रांतीय सरकार को शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, भारत एक विशिष्ट स्थिति में है, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो भारत में आपने देखा है कि वहां पर समवर्ती सूची का भी प्रावधान है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझिएगा, तो चूंकि यहां पर लिखित संविधान होना भी कोई अनिवार्य विषय नहीं है। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग इस पर आगे और चर्चा करेंगे। देखिए, जहां कहीं भी लिखित संविधान होता है, जहां कहीं भी लिखित संविधान होता है, यानी शासन स्थापित करने का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, संविधान होगा। वहां पर सर्वोच्चता किसकी मानी जाएगी, सर्वोच्चता का आधार क्या हुआ कि किसी भी प्रकार से अगर देखना हुआ सरकार सही काम कर रही है नहीं कर रही है तो हम किसको आधार मानेंगे। हमारे यहाँ कोई विषय होता है, न्यायालय मैटर जाता है तो न्यायालय किसी भी कानून पर जो आपत्ति दर्ज करता है तो संविधान का जिक्र करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी संघीय शासन प्रणाली होगी वहां पर किसकी, संविधान की सर्वोच्चता होगी। इसका मतलब जो संविधान कह दिया वही अपने आप में सुप्रीम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां कहीं भी लिखित संविधान का प्रावधान नहीं होता है वहां पर किसकी सर्वोच्चता होती है, वहां पर किसकी सर्वोच्चता होगी, वहां पर संसद की सर्वोच्चता होती है। किसकी, संसद की। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, संसद की सर्वोच्चता होती है। इसका मतलब जो सरकार है वो संसद में जिस प्रकार के कानून बना लेगा वही मान्य हो जाएगा। ठीक है, असमय। और आपको मैं बताऊं कि जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग समझें, देखिए जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक तो ऊपर लिखा ही गया है, यहाँ उदाहरण में ब्रिटेन कर देते हैं। ठीक है, और समझिए कि संसद की शक्ति किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो एक्चुअल में ब्रिटेन में क्या है, जैसे ब्लैक स्टोन है, ठीक है, डाइसी हैं, डिलोमे हैं, ये लोग कौन हैं, ये लोग बहुत बड़े विधिवेत्ता हैं। और ये इतने बड़े विधिवेत्ता हैं कि इन्होंने जो किताबों में लिखा, भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, वो न्यायालय में एक प्रमाण के रूप में उपस्थित होता है। तो इसी में क्या है, डिलोमे हैं और इनका एक कथन है। और सोचिए कितने हद तक संसद को शक्ति प्रदान हो सकती है। तो इनका एक कथन क्या है कि ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद, इसे स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त संपूर्ण शक्ति है। मतलब
चूंकि ये प्राकृतिक व्यवस्था है इसलिए संसद नहीं कर सकती, नहीं तो सब कुछ कर सकती है। और हमको लगता है ऐसा कि जिस समय ये डिलोमी ने अपना स्टेटमेंट दिया होगा उस समय विज्ञान जो है इतना विकसित नहीं हुआ था, नहीं ट्रांसजेंडर जैसा जो आप देख रहे हैं कि अब कृत्रिम प्रक्रिया चल रही है कि लोग अपना जेंडर भी चेंज करा ले रहे हैं ना। तो शायद हो सकता है उस समय अगर डिलोमी बोले होते, जिस समय अगर ये तकनीक आ चुकी होती, तो कहते कि संसद अगर कानून बना देगा कि हम अपने यहाँ के, चूंकि हमको जो जेंडर रेशियो है, लिंगानुपात उसको बराबर करना है, और उसके अनुरूप अगर वो संसद कानून बना दे कि हम स्त्री को पुरुष बना रहे हैं, तो हो सकता है उसकी भी शक्ति यहाँ पर उनको मिल जाए, है ना। तो चलिए खैर, अब यहाँ पे देखिए हम लोग के पास क्या निष्कर्ष के रूप में निकला, पॉइंट क्लियर है। वापस आते हैं, दो प्रकार के शासन प्रणाली को हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं? पहला कौन सा है? पहला संघात्मक शासन प्रणाली। दूसरा कौन सा है? दूसरा एकात्मक शासन प्रणाली। दोनों के मध्य वर्गीकरण का आधार क्या है? दोनों के मध्य वर्गीकरण का आधार क्या है? केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का पृथक्करण। अब जरा हमको बताइए कि जो संघात्मक सरकार होती है या संघात्मक शासन प्रणाली जहां पर चलती है, वहां पर कितने संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है? द्वैध संप्रभुता का। और जहां कहीं भी एकात्मक शासन प्रणाली चलती है वहां पर कितनी संप्रभुता होती है? एक। तो जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली होगी वहां पर केंद्र सरकार और प्रांत सरकार का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होगा, और जहां पर एकात्मक शासन प्रणाली होगी वहां पर प्रांतीय सरकार संघीय सरकार के अधीन होकर कार्य करेगा। ठीक है। जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली होगी वहां पर केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के मध्य शक्ति का पृथक्करण बराबर बराबर होगा। अगर शक्ति का पृथक्करण बराबर बराबर होगा तो क्या उस शक्ति के पृथक्करण के लिए लिखित संविधान की आवश्यकता होगी? अगर लिखित संविधान की आवश्यकता होगी तो क्या संविधान का संशोधन कर पाना आसान होगा? तो कैसा संविधान होगा? कठोर संविधान होगा। और अगर इसके बावजूद कभी किसी प्रकार की प्रांत और संघ के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निपटारे के लिए कैसे न्यायालय की आवश्यकता होगी? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय की आवश्यकता होगी। स्पष्ट है? इसी के जस्ट विपरीत आप कहां पे चलते चले जाएंगे? एकात्मक शासन प्रणाली में। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग जैसे अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली को स्वीकारा गया है। ठीक है। जबकि ब्रिटेन, जापान, चीन, स्वीडन, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर एकात्मक शासन प्रणाली को स्वीकारा गया है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर कुछ और शब्द आयते भी हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है। पुनः अभी हम चर्चा कर लेंगे कि संसद की सर्वोच्चता क्या होती है, संविधान की सर्वोच्चता क्या होती है। ठीक है। लेकिन अब हमको बताइए, अभी तक आप लोगों ने कितने प्रकार के शासन प्रणाली को पढ़ा है? 4। कौन कौन से? पहला कौन सा था? हमेशा 2 का ग्रुप बना करिएगा क्योंकि तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। तो एक संसदीय शासन प्रणाली थी और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे तो संसदीय शासन प्रणाली कहां पर अपनाया गया है? ब्रिटेन में। ठीक है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहां पर अपनाया गया है? अमेरिका में। ठीक है। वहां पर आधार क्या था? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध। ठीक है। अब आज जो हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर कौन 2 शासन प्रणाली है? एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है। दोनों के मध्य विभाजन का आधार क्या है? हाँ, केंद्र और प्रांत के मध्य शक्ति का पृथक्करण। ठीक है। इतना सुने? चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पर कुछ और बातें कर लेते हैं, क्योंकि जिक्र आया अभी लिखित संविधान का। लिखित
संविधान। अगर हम लिखित संविधान की बात कर रहे हैं तो इसी के साथ एक और शब्द आ जाएगा अलिखित संविधान। आइए अब इसको समझते हैं, ठीक है। पहले लिखित संविधान समझ लेते हैं, अलिखित संविधान समझ लेते हैं, उसके बाद फिर संविधान संशोधन भी एक शब्द आया था। कठोर संविधान संशोधन क्या होता है, लचीला संविधान संशोधन क्या होता है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। और जब ये चारों प्रकार की शासन प्रणाली को आप बेहतर तरह समझ लेंगे तब हम लोग देखेंगे कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को स्थापित किया गया या स्वीकारा गया है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि लिखित संविधान का जन्म कहां से हो रहा है। तो लिखित संविधान का जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ है, अमेरिका से। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने अपने देश में शासन को स्थापित करने के लिए लिखित रूप से संविधान का निर्माण किया। क्या किया, निर्माण किया। हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी लिखित संविधान होता है वहां पर संविधान का क्या होता है, निर्माण होता है। जबकि जहां कहीं भी अलिखित संविधान होता है वहां पर संविधान का विकास होता है। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इसको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। अभी हम इस पर तुलना करके बताएंगे आपको। देखिए अमेरिका की स्थिति को समझिए। अमेरिका क्या हुआ, एक गुलाम राष्ट्र था। हाँ, तो अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ है, किसी पता है? ठीक है, 4 जुलाई 1776। और इसने अपना संविधान कब स्वीकारा है, 1789, ठीक है। 1789 में इसने अपना संविधान तैयार किया, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग पहले अमेरिका की स्थिति देखते हैं, फिर से आकर लिखित संविधान पर समझेंगे। देखिए अमेरिका भी हम लोग जानते हैं क्या था, एक गुलाम राष्ट्र था, ठीक है। जिस तरह से वर्तमान की स्थिति में आप देखते हैं कि एक राष्ट्र के अंतर्गत कई प्रांत होते हैं, ठीक, जिसे हम लोग छोटी इकाई के रूप में मान के चलते हैं। उसी तरह से अमेरिका में भी क्या था, 13 कॉलोनी थी। कॉलोनी का मतलब आप अपने कॉलोनी समझिएगा, आप प्रांत समझ लीजिए, छोटी इकाई के रूप में छोटे छोटे क्षेत्र थे, ठीक है। लेकिन ये सभी क्या होते, बिखरे हुए थे। बिखरे होने की मतलब हो गई कि इनमें क्या था, एक जुटता नहीं थी, एक राष्ट्रवाद जैसी भावना नहीं थी। जो कुछ भी था वो अपने ही क्षेत्र तक सीमित था। जैसे मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं 13 कॉलोनी बन गई, तो इनका जो भी अपना अधिकार क्षेत्र या कार्यशैली या इनकी जो प्रवृत्ति थी वो केवल अपने ही क्षेत्र तक थी। अब दो के मध्य कोई विशेष संबंध नहीं था, इनका इनके साथ या इनका इनके साथ कोई विशेष संबंध नहीं था, ठीक है। जस्ट 2 मिनट समय दीजिए, ठीक है। कॉलोनी में थे चलिए देखिए, हम लोग अमेरिका की स्थिति को पहले देखते हैं। तो अमेरिका की स्थिति में क्या था कि अमेरिका प्रारंभ में जो था, यहां पर 13 कॉलोनी थी, ठीक है। 13 कॉलोनी का मतलब क्या हो गया, आप इस तरह से मान लीजिए 13 अलग अलग क्षेत्र थे, जिनमें अपने क्षेत्र में जो भी उनके शासन का स्तर था वो स्वतंत्र रूप से चल रहा था। लेकिन ये सभी क्षेत्र जो थे वो एक दूसरे से किसी भी तरह से जुड़ाव नहीं रखते थे। हुआ क्या, जितने के 13 कॉलोनी थे सभी कॉलोनी क्या हो गए, गुलाम हो गए। और गुलामी के बाद जब इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष किया तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इनको इस बात का एहसास हुआ कि अगर हम छोटी इकाई के रूप में रहेंगे तो पुनः भविष्य में हमको कोई गुलाम बना सकता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक शक्ति के रूप में मजबूत होना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, अपने सुरक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने के लिए जो 13 कॉलोनी थे उन्होंने अपनी एक संघीय ढांचा का निर्माण किया। यही संघीय ढांचा क्या हुआ इनका,
संघीय ढांचा इनका एक तरह से आप कह सकते हैं सुरक्षा कवच बना। इसके अंतर्गत देखिए जो 13 कॉलोनियां थी इनकी अपनी स्वतंत्र संप्रभुता बिल्कुल बनी हुई थी। इसका मतलब जब ये एक संघीय ढांचे में आकर बंधे हैं तो उनके ऊपर संघ का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। उनकी जो मान्यताएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, जो कार्य प्रणाली थी, वो सभी वैसे ही स्थापित रही और सभी के अपने अपने भिन्न थे। तो जो संघीय ढांचा बनी ये मुख्य रूप से 2 विषय पर ध्यान दे रही थी। एक तो इनकी सुरक्षा और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो जो इनकी विदेश नीति तैयार होने वाली थी, विदेश नीति। देखिए वर्तमान में अमेरिका में 50 कॉलोनियां हो गई, ठीक है। अब यहां से एक और बात समझ लीजिए जो पीछे हमने आपको व्यवस्था में भी नहीं बताया था, विशेषताएं जब हम देख रहे थे। देखिए अमेरिका जैसे देश में क्या हुआ, जब इनका संविधान निर्मित हुआ तो ये संविधान जो है एक तरह से जो आप 13 कॉलोनी देख रहे थे उनके मध्य समझौता था और समझौते में किस किस बिंदु पर चर्चा होगी उसी के लिए संविधान निर्मित करना पड़ा और यही आप कह सकते हैं आवश्यकता थी जिसकी वजह से यहाँ पर लिखित संविधान जो है उसका एक तरह से निर्माण हुआ, ठीक। और संविधान जब भी आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ दोहरी प्रणाली पाई जाती है, जो संघात्मक शासन प्रणाली की भी विशेषता के रूप में आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आप जितनी भी विशेषताएं पढ़े थे उसमें एक चीज और भी विशेषता के रूप में ध्यान रखिएगा कि जो संघीय शासन प्रणाली होता है वहां पर क्या होता है, दोहरी विशेषता पाई जाती है, दोहरी प्रणाली होती है। दोहरी प्रणाली का अर्थ क्या है, यहां पर 2 संविधान पाया जाएगा, 2 संविधान पाया जाएगा एक्चुअल में प्रत्येक प्रांत के संदर्भ में। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको 51 संविधान दिखाई देगा। 50 कॉलोनी हो गई है, हर कॉलोनी का अपना संविधान है और एक संघीय व्यवस्था का संविधान है, तो कितना हो गया, 51 संविधान हो गया। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 2, क्योंकि एक प्रांत को हम इकाई के रूप में मान के चल रहे हैं और दूसरे प्रांत से उसका कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एक संघीय नागरिकता होगी और एक क्या होगा, प्रांतीय नागरिकता होगी। हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है, भारत में कोई कहीं पर भी रह रहा हो लेकिन वो भारत का नागरिक माना जाता है, ना कि उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा और महाराष्ट्र का नागरिक होगा या मध्य प्रदेश का नागरिक होगा। यहाँ पर 51 सुप्रीम कोर्ट पाए जाते हैं, 51 सुप्रीम कोर्ट, 50 प्रत्येक प्रांत के होंगे और एक संघ का होगा। होगा क्या, अगर मान लेते हैं कोई संघीय सुप्रीम कोर्ट है, अगर संघीय सुप्रीम कोर्ट है तो संघीय सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, जब संघ और प्रांत के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करना होगा तो उसकी सुनवाई वहां पर होगी। और जब किसी एक ही प्रांत के मध्य किसी विवाद का निपटारा कराना होगा तो वहां का जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा वही सर्वमान्य होगा, उससे ऊपर हम कहीं पर नहीं जा सकते हैं। बात समझ में? तो इस तरह देखिए यहाँ पर क्या है, सब कुछ आपको दोहरा देखने मिल रहा है, इसी को कहते हैं दोहरी शासन प्रणाली। जबकि अगर हम ब्रिटेन जैसे देश की बात करें, क्योंकि वहां पर एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए वहां पर क्या पाया जाता है, वहां पर एकहरी प्रणाली पाई जाती है। वहां पर संसद एक होगा, यहाँ पर संसद भी आपको 51 देखने को मिल जाएगा ना, यहाँ पर संसद एक होगा, सुप्रीम कोर्ट एक होगा, इसी तरह से नागरिकता एक होगी, सब कुछ एक चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होगा, दोहरी प्रणाली पाई जाती है और एकात्मक शासन प्रणाली में एकहरी प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये जो देख रहे थे, जो लिखित संविधान के बारे में लोग बात कर रहे थे, तो लिखित संविधान के बारे में अब कुछ जो देखें आप उसमें बिंदु निकालते हैं। लिखित संविधान, देखिए लिखित संविधान जो होता है इसका एक सुव्यवस्थित, कह सकते हैं नियोजित निर्माण होता है। लिखित संविधान बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका निर्माण किया जा रहा है। और जो लिखित संविधान होता है इसके निर्माण के लिए एक संविधान सभा होती है, संविधान सभा होती है, और इसी संविधान सभा के द्वारा क्या होगा, एक नियोजित संविधान का निर्माण होगा।
ठीक है। और ये एक सम्मेलन में निर्धारित किया जाता है। जैसे अगर अमेरिका के संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो अमेरिका में क्या था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में संविधान सभा की मान्यता प्राप्त हुई, और संविधान सभा के द्वारा क्या हुआ, अमेरिका का संविधान निर्मित हुआ। ठीक है। जबकि भारत में किस मिशन द्वारा जो है संविधान सभा को मंजूरी दी गई थी, कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है। तो भारत में जैसे यहाँ फिलाडेल्फिया सम्मेलन था, वैसे भारत में क्या था, कैबिनेट मिशन था। ठीक है। हाँ, 1946। और इसी के द्वारा भारत में क्या हुआ, संविधान सभा को मंजूरी हुई, और उसके बाद फिर संविधान निर्मित हुआ। ठीक है। तो लिखित संविधान के रूप में पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है, इसका निर्माण होता है संविधान सभा द्वारा। ठीक है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है आपको कि दुनिया में पहला जो लिखित संविधान निर्मित हुआ था वो अमेरिका के लिए हुआ था। और लिखित संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि वहां पर जो कॉलोनीज थी उनकी अपनी एक स्वतंत्र संप्रभुता थी, और वो अपने संघीय संरचना को निर्मित करने के लिए कुछ बिंदुओं पर एक तरह से कह सकते हैं समझौता करना चाहते थे, जिसको लिखित रूप में उन्होंने क्या किया, एक तरह से सुस्पष्ट कर दिया, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की शक्तियों को लेकर के आपस में टकरार न हो। इसी को हम कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अलिखित संविधान के बारे में। अलिखित संविधान, देखिए अलिखित संविधान के रूप में आप समझिएगा जैसे हम कहें ब्रिटेन का संविधान। उदाहरण पे लेके चलेंगे तो आपको चीजें समझना आसान हो जाएगा। अलिखित संविधान का मतलब हुआ, अच्छा दो चीज पहले समझ लीजिए। ठीक है। देखिए लिखित संविधान का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ लिखा गया है, और अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी नहीं लिखा गया है। लिखित संविधान का मतलब होगा ज्यादातर चीजें लिखी गई हैं, कुछ हो सकता है ना लिखी गई हैं। और अलिखित संविधान का मतलब होता है कि वहां पर ज्यादातर चीजें लिखी नहीं गई हैं, कुछ चीजें हो सकता है लिखी गई हैं। ठीक है। देखिए अलिखित संविधान की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है। तो अलिखित संविधान का क्या होता है, विकास होता है। समझिएगा कैसे। देखिए अलिखित संविधान जो होता है ये परंपराओं, ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक दस्तावेज, न्यायालय के निर्णय आदि पर आधारित होते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, विकास होता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। निर्माण तो आप थोड़े से समय में व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं, लेकिन विकास जो होता है वो क्रमिक होता है और धीमे धीमे होता है। अब ये कैसे हुआ, इसमें जब आप एक एक चीज देखेंगे, कुछ उदाहरण हम लोग बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन पृष्ठभूमि में क्या रहेगा, ब्रिटेन हम लोग का रहेगा। ठीक है। कैसे छोटी छोटी चीजों से देखिए वहां पर एक व्यवस्था स्थापित हो गई जो कहीं नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक रूप में पूरे शासन प्रणाली में उस चीज को स्वीकारा गया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग मान लेते हैं, देखिए एक जैसे 1215 की घटना, 1215 में, ठीक है, यहाँ पर सम्राट हुआ करते थे। ठीक है। क्या नाम था उनका, जॉन। ठीक है। अब इस समय क्या हुआ, जो जनता थी, जनता, उस जनता के कुछ प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि का मतलब एक तरह से आप उनके नेता समझ लीजिए। ब्रिटेन के सम्राट जॉन के समक्ष जो जनता के कुछ प्रतिनिधि थे वो क्या हो गए, उपस्थित हुए, और उन्होंने क्या किया, जनता के अधिकारों को लेकर कुछ बात रखी, जनता के अधिकारों की कुछ मांग की। और ब्रिटेन के सम्राट ने क्या किया, वो जो अधिकार था वो दे दिया।
जो अधिकार दिया, तो अधिकार को क्या है, एक दस्तावेज के रूप में। दस्तावेज का मतलब भाई एक राजा होता है और जब किसी प्रकार का फरमान जारी करता है, चाहे वो वर्बल हो, केवल घोषणा करके हो, और चाहे वो लिखित दस्तावेज के रूप में हो, लेकिन वो क्या होता है, अपने आप में कानून हो जाता है। ठीक है, और ये जो अधिकार दिया उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक तरह का जब जनता को अधिकार मिल रहा है, इसका मतलब वहां के लोगों को अधिकार मिल रहा है। आप इसे मौलिक अधिकार समझकर चलेंगे। तो जो सीमित लोगों के अधिकार होते थे, उसको यहाँ पर सम्राट जॉन ने क्या किया, बड़ा कर दिया और उनको अधिकार और ज्यादा दे दिया। और परंपरागत रूप से तब से लेकर के ये अधिकार लोगों को वहां पर प्राप्त होना प्रारंभ हो गया। और समझिएगा, ये जो मैग्ना कार्टा है, ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि वर्तमान में भी अगर आप कहीं पर भी अधिकारों का सबसे बड़ा कोई एक दस्तावेज या शब्द के रूप में चीजों को देखते हैं, तो वहां मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हुआ, वहां पर एक घटना हुई जिसके तहत फिर वो एक परंपरा बन गई और इस तरह से वहां पर ये चीजें आगे बढ़ी। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो फिर 1688 की एक घटना होती है। 1688 ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर क्रांति हुई। क्रांति का तात्पर्य है कि ब्रिटेन में जो राजशाही व्यवस्था थी, जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में स्थापित हो गई, इसलिए क्रांति की संज्ञा दी जा रही है। आप जनरली देखें क्रांति कहां पर हुई है, जहां पर लोग शासन को बदलना चाहते हैं। लेकिन ब्रिटेन की क्रांति पूरे दुनिया के लिए क्या है, एक आदर्श उदाहरण है। और इसीलिए यहाँ पर जो क्रांति हुई उसे क्या कहते हैं, उसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। तो 1688 में यहाँ पर क्या हुई, एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई, गौरवपूर्ण क्रांति, रॉयल रिवॉल्यूशन था। हुआ क्या था, इस समय यहां पर एक सम्राट थे। तो यहां के जो सम्राट यानी जो राजा थे वो थे, कौन था, चार्ल्स द्वितीय थे, चार्ल्स द्वितीय। और पुनः जो जनता के प्रतिनिधि थे, जनता के प्रतिनिधि, उन्होंने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय के साथ कुछ प्रमुख बिंदुओं पर समझौता किया। और इस समझौते के तहत क्या हुआ, चार्ल्स द्वितीय, देखिए कितना बड़ा काम होने जा रहा, अद्भुत काम, कहीं आप ऐसा उदाहरण नहीं देखेंगे। चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, जो सम्राट का पद था, सम्राट का पद, उससे एक तरह से आप कह सकते हैं इस्तीफा दिया, यानी सम्राट के पद को त्याग दिया। इस्तीफा तब होता है जब किसी के समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं क्योंकि उसने हमको नियुक्त किया है, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति जैसा प्रावधान तो है नहीं, तो आप कह लीजिए कि उन्होंने क्या किया, सम्राट का पद त्याग दिया। और क्या किया, सम्राट का जो पद था वो अपने बेटी और दामाद को दिया। बेटी का नाम क्या था, नहीं, मैरी, और दामाद कौन थे, विलियम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उनको राजा का पद दे दिया, लेकिन उनको एक इसके साथ साथ क्या किया, एक आदेश किया। और क्या कहा, कहा आज के बाद आप कोई भी निर्णय लेंगे तो उस निर्णय में क्या होगा, जो जनता के प्रतिनिधि हैं इनकी सलाह पर लेंगे, जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी सलाह पर लेंगे। अब देखिए यहां से क्या निकल करके आया, हम लोग वर्तमान में देखते हैं जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा संवैधानिक पद माना जाता है। भारत में भी आप देख रहे हैं, ब्रिटेन में भी है। भारत की पृष्ठभूमि में आप बात करें तो आपने हमेशा सुना होगा राष्ट्रपति क्या करता है, कोई भी कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति बिना मंत्री परिषद के सलाह के किसी कार्य को कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कैसी प्रक्रिया की तरफ व्यवस्था अग्रसर हुई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। कोई संविधान नहीं बना, कोई नियम नहीं बना, किसी भी प्रकार का संसद से कानून नहीं बना, फिर भी देखिए लोकतंत्र ने वहां पर किस तरह से जन्म ले लिया और ये परंपरा हो गई। और परंपरा इतनी महान परंपरा हुई कि आज भी आप देखते हैं तो जो ब्रिटेन है वहां पर वहां का जो राष्ट्रपति होता है वो कौन होता है, वहां के सम्राट ही होते हैं, अर्थात वहां के राजा या रानी ही होते हैं।
आज भी उनके पद की गरिमा को बनाया गया है राष्ट्रपति के रूप में, और वो जो भी निर्णय लेते हैं वो किसकी सलाह पर लेते हैं? मंत्रिपरिषद की। यानी अगर एक दस्तावेज के रूप में कहें तो आधिकारिक रूप से जो हस्ताक्षर होते हैं या जो मोहर होती है वो राष्ट्रपति की ही लगती है, क्योंकि वहां पर आज भी जो है वो वंशानुगत परंपरा को चला, क्योंकि उन्होंने इतना सम्मान पूर्वक चीजों को स्वीकारा है, जहां जनप्रतिनिधि का भी सम्मान हुआ, जनता का भी सम्मान हुआ, कि प्रतिक्रिया के स्वरूप एक पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी उनके सम्मान को आदर्श के रूप में स्थापित किया गया और आज भी उनको उच्च मूल्यों पर रखा गया है। इसीलिए ब्रिटेन में जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं, क्योंकि वहां पर यह पद आज भी वंशानुगत चलता है। ठीक है, तो 1688 की घटनाक्रम में अभी भी चल रही है। और इसी तरह से जैसे हम लोगों ने बात किया कि जो अलिखित संविधान होता है वो क्या होता है, वो समय के साथ साथ विकसित होता है, ऐसे कई चीजें निकल करके चली आती हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने भी कुछ और चीजों पर बात किया था। ठीक है, कुछ परंपराएं ने जन्म ले लिया, किससे? ऐतिहासिक घटनाओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ। इसी तरह न्यायालय के निर्णय हैं, बहुत से ऐसे न्यायालय के निर्णय हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, जैसे डाइसी, डिलोमे, ब्लैक स्टोन, ये ब्रिटेन के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महान विधिवेताओं में से हैं। और इन्होंने क्या किया है, जैसे हम लोग क्या किताबें होती हैं उसी तरह से इन्होंने क्या किया, अपने किताबों के रूप में अर्थात एक लिखित दस्तावेज के रूप में ब्रिटेन की महान परंपराओं को उल्लेखित किया है। और आपको जान करके भी आश्चर्य होगा कि जब वहां पर न्यायालय में किसी विषय पर जब एक विवाद उत्पन्न होता है तो साक्ष्य के रूप में इनकी वो दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाता है कि देखिए डिलोमे ने ऐसा लिखा है, डाइसी ने ऐसा लिखा है, और ये ब्रिटेन की परंपराओं का एक अंग है। यानी संविधान के रूप में उसको मान्यता दी जा रही है, और चूंकि संविधान के रूप में मान्यता दी जा रही है इसीलिए वहीं से क्या हो रहा है कि न्यायालय का निर्णय निकल करके आ रहा है। तो आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि अलिखित संविधान का क्या होता है, समय के साथ साथ विकास होता है, जिसका एक आदर्श रूप में आपको ब्रिटेन उदाहरण देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो संविधान संशोधन है उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो है अभी आज नहीं कराएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा उसमें हॉचपॉच होगा, क्योंकि उसको बेहतर रूप से, क्योंकि हमने क्या कहा जब संविधान की बात करें तो हम लोगों ने बात किया कि संविधान कैसा है, लिखित संविधान होता है और कठोर संविधान होता है। तो हम लोग इस चीज पे भी चर्चा करेंगे कि कठोर संविधान कहते किसे हैं और लचीला संविधान किसे कहते हैं। ठीक, क्योंकि छोटे छोटे शब्दावली से हम लोग अभी पॉलिटी को समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि आज की क्लास में काफी कुछ खिचड़ी पक गया है, डिस्टर्बेंस भी कुछ आप लोग के बीच में रहा, इसलिए थोड़ा सा फिर से समराइज कर रहे हैं। बस 10 मिनट का समय और दीजिए ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर हम लोगों ने जो पूरी चर्चा की उस पूरी चर्चा में आज हम लोग का विषय था संघात्मक व एकात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली पर हम लोगों ने बात किया कि ये जो है, जो हमारा संघीय सरकार है, संघीय सरकार व प्रांतीय सरकार, इन दोनों के मध्य जो शक्ति का पृथक्करण है, शक्ति का पृथक्करण, उसी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहले हम लोग इसमें संघात्मक शासन प्रणाली को अगर बात करें तो संघात्मक शासन प्रणाली की पहली विशेषता हम लोग देखें कि यहां पर क्या होता है, द्वैध संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है। दूसरा आपने देखा यहां पर संघ व प्रांत दोनों शक्ति के रूप में बराबर होते हैं। तीसरा आपने देखा कि संघ और प्रांत के मध्य शक्तियों के पृथक्करण के लिए यहां पर लिखित संविधान होता है, और समय के साथ साथ लिखित संविधान जो है उसको आसानी से बदला ना जा सके, इसलिए संविधान की प्रक्रिया कैसी रखी गई है, कठोर रखी गई है। तो लिखित और कठोर संविधान होता है। ठीक है, और इसी पे हमने आपसे चर्चा किया कि जहां पर लिखित और कठोर संविधान होगा वहां पर क्या होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान की सर्वोच्चता होगी। फिर हम लोगों ने अगले स्तर पे क्या बात किया, तो हम लोगों ने यहां पे चर्चा किया
कि चूंकि लिखित और कठोर संविधान है, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए, एक स्वतंत्र व निष्पक्ष क्या होना चाहिए, न्याय पालिका होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने एक और क्या बात किया कि जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहां पर दोहरी प्रणाली पाई जाती है। दोहरी प्रणाली का तात्पर्य है कि संघ का अलग और प्रत्येक प्रांतों का अपना अलग। अगर हम संख्या के रूप में गिनेंगे तो हमको ज्यादातर चीजें 51 दिखाई देंगी, लेकिन सभी प्रांतों के लिए वो एकाकी माना जाता है। जैसे एक प्रांत का अपना संविधान होगा तो उसके दूसरे प्रांत से संविधान से क्या मतलब है, हाँ, संघ के उसके जो संविधान होंगे उससे मतलब होगा। तो इसलिए प्रत्येक प्रांत का 2 संविधान होगा। इसी तरह से हम लोग बात करें तो जब संविधान 2 हो जाएगा, संविधान 2 हो जाएगा, नागरिकता 2 हो जाएगी, संसद 2 हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 2 हो जाएगा आदि। इसी प्रकार से ये दोहरी शासन प्रणाली कार्य करती है। ठीक है, अब अगर हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली को लेकर बात करें तो एकात्मक शासन प्रणाली में क्या रहेगा, एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली में आप पहली बात करेंगे कि यहां पर जो होता है संपूर्ण शक्ति कहां पर होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। तो प्रांत क्या करता है, प्रांत केंद्र के अधीन कार्य करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रांत होता है वो संघीय व्यवस्था का क्या होता है, एक अभिकर्ता होता है, एक एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, चूंकि ऑलरेडी सारी शक्ति केंद्र को दी गई है, इसलिए लिखित व कठोर संविधान का होना अनिवार्य नहीं है। हो सकता है लेकिन अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगले पॉइंट यहां पर स्वतंत्र व निष्पक्ष। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या देखा था कि यहां पर क्या होता है, एकहरी शासन प्रणाली होती है, शासन प्रणाली होती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने एक और देखा लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान में आपने देखा कि लिखित संविधान का मतलब ये नहीं कि सभी कुछ लिखा गया हो पर ज्यादातर चीजें लिखी गई हैं, और अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं लिखा गया है पर ज्यादातर चीजें लिखी नहीं गई हैं। ठीक है, लिखित संविधान में हम लोगों ने देखा कि इसका जो प्रारंभ था वो अमेरिका से हुआ, इसलिए अमेरिका पहला ऐसा राष्ट्र है जिसने लिखित संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, तो 4 जुलाई 1776 अमेरिका आजाद होता है और 1789 में वो अपना संविधान बना करके उसको स्वीकार लेता है। ठीक है, इस तरह से लिखित संविधान के बारे में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि लिखित संविधान जो होता है वो निर्माण किया जाता है और इसीलिए उसको नियोजित तरीके से निर्मित करने के लिए एक संविधान सभा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, और अलिखित संविधान के लिए हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अलिखित संविधान का एक समय के साथ साथ विकास होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने ब्रिटेन को देखा कि वहाँ की परंपराएं, ऐतिहासिक घटना, दस्तावेज प्लस जो न्यायालय के निर्णय हैं वो वहाँ के पूरे संविधान की व्यवस्था को निर्मित करने में व्यवहार में उतर करके आई है। ठीक है, और इसी में आपने फिर देख लिया कि जो लिखित संविधान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होती है, जबकि अलिखित संविधान जहाँ पर होता है वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता होती है। ठीक है, एंड बिलीव मी, मैंने जितने भी पॉइंट आपको एक एक खोद करके निकाल के दिखाए हैं ना, हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन थोड़े टेढ़े अंदाज में पूछा जाता है। इसीलिए जो है मैं उस चीज को इतना घुमा फिराकर या लिंक करके आपको बताना चाह रहा हूं कि आप सीधे किसी तरह से आंसर तक पहुंच सके। जैसे शब्दों का सही चयन, जब आपने लिखित संविधान अलिखित संविधान के बीच में आएगा तो निर्माण और विकास जैसे शब्द आ जाएंगे। अगर आप उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, भले आप कितने भी बेहतर तरह से चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि शब्दों का तो पूरा खेल रहता है सारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिएगा। इसके अलावा जैसे पहले भी हम आपसे बताए थे कि हम लोग जैसे जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके क्वेश्चन करते रहेंगे, और क्वेश्चन करने के लिए भी मैंने सोचा हुआ है कि
मैं पहले कोई भी जैसे टॉपिक पढ़ा जैसे शासन व्यवस्था पूरा कर लेंगे, फिर भारत की शासन व्यवस्था देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन 20, 25, 30, 50 जितने भी क्वेश्चन का सेट हम लोग का बन पाएगा उसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग को पहले दे दूंगा। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग ईमानदारी से अपना नोट्स पढ़िएगा और उस क्वेश्चन को मैं सिर्फ दूंगा, उसका आंसर नहीं दूंगा। और उसके बाद क्या करिएगा, आप लोग अपनी मेहनत से पहले उसका जैसे क्वेश्चन फॉर्म नंबरिंग पड़ा रहेगा उसका आप लोग क्या करिएगा, उसका आंसर अपनी जगह पर एक लिख लीजिएगा। फिर जब मैं उसको सॉल्व कराऊंगा तब आप देखिएगा कि आपसे कितने सही बने हैं और कितने गलत हुए हैं, और उसमें फिर आप जज करिएगा कि आपसे कहां पर गलतियां हो रही। इससे आप प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, क्योंकि तुरंत मैं ही बताना शुरू कर दूंगा तो आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि पहले समझ विकसित करिए। अगर आपको क्वेश्चन का सेट मिल रहा है, घर पे बैठिए, नहीं याद किए नोट्स लेकर बैठिए, पहले आप सही तर्क पर पहुंचिए तो चीजों को, और जब एक बार करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वो चीजें बेहतर समझ में भी आएंगी और याद हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो फिलहाल इसको हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं। कल हम लोग भारत की शासन व्यवस्था बात करेंगे, लेकिन उससे पहले संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है जिससे जटिल या कठोर संविधान की बात हम लोग कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री को। ओके।